ठीक है, तो फिर से बता देते हैं। सेल्फ इंडक्शन में जितना ज़्यादा हम लोग करंट चेंज करते हैं कॉइल में, उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होता है, राइट। तो जैसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है L, ठीक है। तो इस L को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। हमेशा की तरह आप जानते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाता है तो इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन पे डिपेंड नहीं करता, यानी L की वैल्यू यानी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो फाई और आई पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड काय पे करती है, वो जब आपको कल एक डेरिवेशन कराएंगे सेल्फ इंडक्टेंस का, L का डेरिवेशन होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो उसमें आता है मुन्ना, L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर, ठीक है। एक स्मॉल n आता है, एक कैपिटल N आता है, फिर A आता है, मुन्ना, ठीक है। तो अगर इस n को हम कैपिटल N अपॉन L में ब्रेक कर दें, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, तो n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के साफ साफ दिखाई देगा। म्यू नॉट तो मटेरियल डिपेंड करता है, n क्या हुआ नंबर ऑफ टर्न्स, L क्या हो गया लेंथ ऑफ द कॉइल, और A क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो फॉर्मूले से साफ साफ इतनी चीजें तो क्लियर ही हो रही हैं कि काय पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कल ही ड्राइव करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल इन द कोर ऑफ द कॉइल, है ना। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, पूरे लिख देते हैं, ठीक है। और L फोर्थ क्या हो गया लेंथ ऑफ कॉइल, ठीक है। जब फॉर्मूला हम आपको डिराइव करा देंगे तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जिस मटेरियल के लिए म्यू जितना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ाया था कि अगर कोई मीडियम आ जाता है तो जैसे फोर्स का फॉर्मूला है तो 1/4πε0 है, फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर कोई मीडियम आ गया तो हमने एप्सिलॉन आर से और मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को क्या कहते हो तुम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली एप्सिलॉन आर से, ठीक है। तो यहां भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई मीडियम आ गया तो म्यू नॉट के साथ म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। आई बात समझ में। तो अगर कोई मीडियम आता है तो मल्टीप्लाई होने की वजह से L की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो L बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो हम लोग अब हेडिंग डाल देते हैं और इत्मीनान से लिखते हैं। हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ back EMF, in case of self induction, वैसे तो अंडरस्टूड है पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि बैक EMF सेल्फ इंडक्शन में ही आता है, बट स्टिल डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ बैक EMF इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर, लेट एट एनी इंस्टेंट comma main current is I, let at any instant main current is I कैपिटल बनाइएगा जैसा हमने यहां बनाया, and total linked flux is phi, टोटल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, अंडरस्टूड रखिएगा। आपके सिलेबस में 2 फ्लक्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक मैग्नेटिक फ्लक्स। इस समय हम लोग जिस फ्लक्स के साथ 2-4 हाथ कर रहे हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। एंड टोटल लिंक्ड फ्लक्स इज पाई, कॉमा देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अब आगे पूरा कॉपी कर दीजिए ये,
ये बात हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये phi t मैं स्पेशली यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि अभी से अगर आप ध्यान रखेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन तक अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा उसमें। phi t का मतलब हो गया ये टोटल लिंक्ड फ्लक्स है, टोटल लिंक्ड फ्लक्स। अगर इसको अभी नहीं समझेंगे तो अभी अब न्यूमेरिकल कराएंगे चार्ट हो तो तब समझ में आ जाएगा कि ये टोटल लिंक्ड फ्लक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो जो कॉइल से टोटल लिंक्ड फ्लक्स होता है वो कॉइल में फ्लो करने वाली मेन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल लगा के कांस्टेंट आता है L, इसी L को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ये फाई यानी टोटल फ्लक्स जो है आपका उस पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता। ये कॉइल के अंदर कौन सा मटेरियल आप डालेंगे उस पर डिपेंड करता है, कॉइल में कितने टर्न्स है उस पर डिपेंड करता है, कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है, और कॉइल की लेंथ क्या है उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली ये जो 4 फैक्टर्स हैं वो हमने सोलेनॉइड के लिए लिख रखे हैं। जो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वो सोलेनॉइड के हिसाब से ही था। ठीक है, क्यों सोलेनॉइड के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि सोलेनॉइड के केस में ही हमें ये सब पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया गया है, इस वजह से हम और किसी शेप की कॉइल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यानी अगर कोई और कॉइल हो, किसी और शेप की कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल भी हो सकती है, किसी और शेप की भी कॉइल हो सकती है, तो उसके लिए हो सकता है 1 या 2 पैरामीटर चेंज हो जाए। ठीक है, ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ये हर प्रकार की कॉइल के लिए चारों फैक्टर्स नहीं हैं। ये जो चारों फैक्टर्स हमने लिखे हैं वो सिर्फ सोलेनॉइड के लिए है। ठीक है, फ्यूचर में आप हमको गाली ना दें, इसलिए ये बात हम आपको बता रहे हैं कि सर ने अधूरी बात बताई हमको। ठीक है, तो भैया हम लोग अपनी हेडिंग को भूल गए हैं। अभी हेडिंग है हम लोग बैक ईएमएफ निकालना चाह रहे थे, है ना। तो अच्छों को पता है कि जो बैक ईएमएफ होता है, क्वेश्चन नंबर 1 पे 1 डाल लीजिएगा। तो बैक ईएमएफ निकालने का एक ही तरीका न्यूमैन्स लॉ है ना, यानी फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो क्योंकि मुझे फॉर्मूला ईएमएफ का चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज न्यूमैन्स लॉ। तो बाय, समझ रहे होंगे आप भावनाओं को, कि अगर आपको ईएमएफ चाहिए तो न्यूमैन्स लॉ के अलावा कोई चारा नहीं है। और शुभ शगुन क्या है? फाई का फॉर्मूला है, और न्यूमैन्स लॉ में फाई ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस का डी बाय dt ऑफ फाई टी टोटल। आई बात समझ में? तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टोटल फ्लक्स उठा के यहां पर पुटा देंगे, E इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ कितना हो गया L इंटू आई। ठीक है, तो अगर आप इस L को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई? क्योंकि मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमने मटेरियल चेंज किया या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए या एरिया चेंज किया या लेंथ चेंज किया। जिन बातों पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है हमने उसको छेड़ा ही नहीं, तो L कहां से चेंज हो जाएगा? आई बात समझ में? इस वजह से L है कांस्टेंट, E बराबर माइनस का L डी आई बाई डी टी। ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर बैक ईएमएफ इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और कोई हमसे कहता सर हम ऐसे लिख दे तो माइनस का L डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। भाई तेरी इच्छा, ये तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मैं बार बार बता चुका हूं। डेल्टा कब लगता है? जब टाइम इंटरवल होता है, और डी कब लगता है? जब कोई टाइम इंस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको तो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अच्छा, थोड़ा मेरा और एक मन कर रहा है, माइनस तो पता ही आपको क्यों आता है? क्योंकि अपोज करता है। ठीक है, हाँ, जो मेरा मन कर रहा है बताने को वो यूनिट ऑफ ईएमएफ है। अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो पहली बात, यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट आपको ऑलरेडी यहां पे लिख लेना चाहिए था। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। ये यहीं पे लिख लीजिएगा,
ठीक है, जहाँ पे आपने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस लिखा था, ब्रैकेट में यहीं पे वो SI यूनिट लीजिएगा, हेनरी। ठीक है, अब जब आप ये हेनरी जान चुके हैं तो EMF का यूनिट क्या बन गया बताओ? हेनरी एम्पियर पर सेकेंड। यू गॉट द पॉइंट? यूनिट ऑफ EMF इज इक्वल टू हेनरी एम्पियर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो भैया इस फॉर्मूले को देख के एक चीज समझ में आ रही है, क्या? कि जितना ज्यादा करंट जितना जल्दी चेंज होगा, चेंज का साइन लगा है भाई, डेल्टा मतलब चेंज, तो जितना ज्यादा करंट जितना जल्दी चेंज होगा, यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना ही ज्यादा बैक EMF आएगा। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए। From above it is clear that more is the rate of change of current in the coil. More is the rate of change of current in the coil, comma, more will be the magnitude of back EMF and vice versa. More will be the magnitude of back EMF and vice versa. तो अब इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। बस अब एक ही चीज रह गई, डेफिनेशन बताना। एल की सिर्फ डेफिनेशन बतानी रह गई, बाकी मैंने सब बता दिया। ओके, ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आप वास्तविकता में साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा 12th में पढ़ते पढ़ते कि डेफिनेशंस जो होती हैं वो फॉर्मेलिटिकल लिखी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और हमारे पास अब एल के दो फॉर्मूले हैं। अगर हम बात करें मेथड नंबर 1 की, बात करें अगर हम मेथड नंबर 2 की, ठीक है, तो मेथड नंबर 1 में जो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई बराबर LI एक है, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो अभी अभी आया E बराबर माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी कह दो चाहे DI अपॉन dt कह दो, बात बराबर। तो मैं दोनों तरीकों से डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हेडिंग आपने डाली डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो अभी नोट मत करिएगा। अब जैसे इस फॉर्मूले को आप देखिए यहाँ पे, तो L बराबर क्या आ गया? टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। आगे फॉर्मूला नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, चीज तो वही लिखी है। तो यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर में स्केलर को जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से हमेशा स्केलर आता है। इस वजह से सेल्फ इंडक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। यूनिट की बात करें तो वेबर इसका SI यूनिट होता है, करंट का होता है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर इसका यूनिट हुआ। इसी को आप लोग अभी कहे थे क्या? हेनरी। आई बात समझ में? तो अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो फॉर डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो हम लोग डेफिनेशन बनाने में बचपन से होशियार है। क्या कि अगर डिनोमिनेटर 1 कर दूं मैं, यानी पहले 0 करंट थी, कोई करंट नहीं फ्लो कर रही थी, अचानक तुमने बटन दबा दिया, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गई, करंट चेंज हुई। ठीक है, तो उस कंडीशन में L बराबर क्या बचेगा? 5T हो जाएगा। यानी जब आप कॉइल में 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराते हो अचानक, यानी आप ये कह सकते हैं जब हम कॉइल में 1 एम्पियर करंट इंक्रीज करते हैं तो जितना फ्लक्स चेंज होता है, जितना फ्लक्स आता है, वही उसका क्या हो जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करिए, इतना कॉपी करिए, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। देखिए डेफिनेशन इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, देखिए द मैग्नेटिक फ्लक्स
linked with the coil, the magnetic flux linked with the coil, the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through it, when unit current flows through it, when unit current flows through it is called self inductance, is called self inductance. तो ये हुई भैया हमारी पहली डेफिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन संख्या 2 की, मेथड नंबर 2। वैसे भी माइनस जो साइन लगा इससे हम लोग की बनती नहीं है ना, हटा ही देते हैं। टेकिंग मॉड बोथ साइड, मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस हट जाएगा, एल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। कहने को तुम ये भी कहते सर इधर पे नो मॉड नहीं लगाया आपने, दिखाना चाहिए। तो यहाँ मेरा एक पर्पस है कि मैंने इधर जिंदा रखा है मॉड, ठीक है। बाकी अंडरस्टूड है कि हमने मॉड लगा दिया है पूरे, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई अपॉन, चलो लगा देते हैं, ठीक, खुश रहो, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, ईएमएफ इज अ स्केलर क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में करंट और टाइम दोनों ही स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करने पे क्या आएगा, स्केलर आएगा। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसका हो गया वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, तो ये ऊपर जब जाएगा तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर हो जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे हेनरी। आई बात समझ में? वेबर पर एम्पियर भी हेनरी है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी हेनरी है, ठीक है। क्लियर हो गया? मतलब इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है एल की वैल्यू बता देते हैं, द कांस्टेंट फॉर द कॉइल इज समथिंग वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। अब तुम्हारी हिम्मत हो तो समझ जाओ ये एल की वैल्यू है, यूनिट देख के क्वांटिटी पहचाननी पड़ती है कभी कभी, इसलिए ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो फॉर डेफिनेशन अगर हम लोग डिनोमिनेटर को 1 बनाएं, यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू कितना कर दें, 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दें, तो क्या होगा, L इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर कॉइल में करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से फ्लो हो रही हो, अगर कॉइल में करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से फ्लो से चेंज हो रही हो, सॉरी से चेंज हो रही हो, डेल्टा लगा है, चेंज हो रही हो, तो जितना ईएमएफ आएगा उसका मैग्नीट्यूड ही उस कॉइल के सेल्फ इंडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए मेथड नंबर 2 डाल के, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए सेकंड वाली, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस लिख लो शॉर्ट में। Coefficient of self induction of a coil is defined as coefficient of self induction of a coil is defined as the current defined as डिफाइंड एज के बाद आगे डिफाइंड एज के बाद जो लिखा है वो काट दीजिए। डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। इफ current in the coil changes, if current in the coil changes at a rate of 1 ampere per second, at a rate of 1 ampere per second, ये डेफिनेशन हो गई। अब मुद्दा क्या था, मॉड में क्यों लगा रहा था बार बार, साफ साफ देखिए कि यहाँ पे इस फॉर्मूले से एग्जैक्टली साफ दिखाई दे रहा है
कि जो L आएगा वो हमेशा कुछ भी करो प्लस में ही आएगा, यानी L की वैल्यू यानी सेल्फ इंडक्टेंस और भविष्य में आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो लिख लो, ठीक है, लिखिए नोट, सेल्फ इंडक्टेंस L एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M, दोनों साथ में लिखवाए दे रहे हैं, बात का झंझट खत्म। सेल्फ इंडक्टेंस L कैपिटल L एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M कैपिटल M आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब शीट निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे अपनी शीट का, और ये एनसीईआरटी का 6.8 नंबर क्वेश्चन है, यानी छठे चैप्टर में ये 8वां सवाल पाया जाता है। छठे चैप्टर में 8वां सवाल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वीडियो देखने वालों के लिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी का 6.8 है, एनसीईआरटी का 6.8। The current in the circuit falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt induced, give an estimate of self inductance of the circuit. हाँ जी, तो क्वेश्चन निहायत ही घटिया है। करंट इन द सर्किट फॉल्स फ्रॉम, पहले करंट जो था इनिशियली वो 5 एम्पियर था, फिर बाद में करंट कूद गया, 0 हो गया, 0 एम्पियर हो गया, यानी कुल मिला के चेंज इन करंट मिल जाएगा डेल्टा आई इज इक्वल टू फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो डेल्टा आई का वैल्यू जो हो गया -5 एम्पियर आ गया। चलिए ठीक है, ये सारा कार्यक्रम कितनी देर में हो गया? 0.1 सेकेंड में हो गया। तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, ये 0.1 सेकेंड टाइम इंटरवल दे रखा गया है, ना कि टाइम इंस्टेंट दिया गया है, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे कैसा वाला फॉर्मूला लगेगा। जो एवरेज बैक ईएमएफ आया है E, वो आया है 200 वोल्ट, ठीक है। तो हमें L का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं E बराबर माइनस का L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि DI बाई dt नहीं लगा सकते, टाइम इंटरवल गिवन है ना कि टाइम इंस्टेंट। E का वैल्यू 200 है, बना रहने दो, माइनस L का वैल्यू निकालना है, डेल्टा आई का वैल्यू -5 है और डेल्टा टी का वैल्यू 0.1 है। L बराबर इस प्रकार से आ जाएगा हमारा 4 हेनरी, 4 हेनरी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये कंप्लीट हुआ हमारा सवाल। हेनरी लिखना सीख लीजिए। अगला सवाल जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 88 होगा हमारी शीट में। ये नूतन का सवाल है, नूतन बुक का सवाल है। वीडियो देखने वालों के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अ 200 टन कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी कैरीज अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत छोटा है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले टोटल फ्लक्स वाली बात में कुछ ज़्यादा जोर दे के बोल रहा था, याद आया? टोटल फ्लक्स बराबर है लाई, अभी आपको यहाँ पता चलेगा इस क्वेश्चन में। अ 200 टन कॉइल, N की वैल्यू 200 है, ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी, L की वैल्यू 20 मिली हेनरी, कैरीज अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, I का वैल्यू 4 मिली एम्पियर, मिली मतलब जानते हो ना, 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, और ये 4 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल, यानी फाई टोटल नहीं निकालना, फाई ईच निकालना है, ठीक। पहली बात जो हम जानते हैं कि पहली बार टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू LI होता है। अब जो मैं मुद्दे वाली बात बता रहा था कि टोटल फ्लक्स का मतलब हुआ एक टर्न से फ्लक्स इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये याद रखना। फाई टोटल बराबर LI लिखे थे,
हाँ, अजनबी नहीं गाँव तरह देख रहे हो। फाई की वैल्यू Li लिखे थे, ये फाई बताया था टोटल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स मतलब सारे टर्न से जितना लिंक होके जा रहा है। तो अगर एक से इतना है तो पूरे से n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया Li के बराबर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, स्टार बना दे रहा हूं। फाई ईच निकालना है, 200 टर्न हो गया, L का वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर -3, ये 4 इंटू 10 टू द पावर -3। फाई ईच निकालना है, ये 4 इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स निकालना था, फ्लक्स का यूनिट तो वेबर होता ही होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 89 करेंगे, यानी 89। ये भी नूतन का सवाल है, वीडियो देखने वालों के लिए क्वेश्चन में पढ़ूंगा। क्वेश्चन है, इन अ 4 मिली हेनरी कॉइल द करंट रेजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 250 मिली एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। फाइंड द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। क्वेश्चन को, डेटा को लिखता हूं। बेटा L इज इक्वल टू 0.4 मिली हेनरी, बोले तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। करंट रेजेस यूनिफॉर्मली 0, इनिशियल करंट हो गई 0 और फाइनल करंट हो गई कितना, 250 मिली एम्पियर, बोले तो 0.25 एम्पियर। तो डेल्टा आई नहीं निकाल लोगे, डेल्टा आई इज इक्वल टू फाइनल वाला 0.25 माइनस 0, इसलिए डेल्टा आई कितना आ गया, 0.25 एम्पियर। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, ठीक है। अच्छा, टाइम दिया गया है, दोबारा डेल्टा टी 0.1 सेकेंड, इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन टू यू। L दिया है, डेल्टा आई हो गया, डेल्टा टी हो गया, E निकालना है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। E बराबर माइनस का L डेल्टा आई बाई डेल्टा E निकालना है। माइनस का L कितना है, 0.4 गुणे 10 की घात -3 गुणे डेल्टा आई का वैल्यू 0.25 और डेल्टा टी का वैल्यू 0.1। सॉल्व कर लेंगे तो E का वैल्यू दड़दड़ाते हुए आ जाएगा माइनस का 1 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। यू कैन से -1 मिली वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 90 करेंगे, इस कैटेगरी में आखिरी सवाल है। यहाँ एक आध लोग हैं छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं, घड़ी की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस रात तो 12 बजने वाला है इनके लिए। रात के 12 बजे के बाद ये इंसान के बाद भेड़िए बन जाएंगे, अपनों को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए पहले घर पहुंच जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। एंड ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन करंट इन इट चेंजेस फ्रॉम 0 एम्पियर टू 10 एम्पियर इन 0.40 सेकेंड्स, यानी टाइम इंटरवल दिया हुआ है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, आईएससी ईयर 2015 का क्वेश्चन। जो ईएमएफ आया भैया वो 2 वोल्ट है, बना रहने दो। इनिशियल करंट जो है वो 0 एम्पियर है, फाइनल करंट जो है वो 10 एम्पियर है। चेंज इन करंट आ गया 10 माइनस 0, कुल मिला के डेल्टा आई का वैल्यू 10 एम्पियर हो गया। ईएमएफ का काम हो गया, करंट का काम हो गया, टाइम इंटरवल 0.40, टाइम का भी काम हो गया। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L, E बराबर माइनस का L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी एक सीख है। E की वैल्यू 2 है और माइनस का L निकालना है। डेल्टा आई का वैल्यू 10 और डेल्टा टी का वैल्यू 0.40। सॉल्व करेंगे, L का वैल्यू आ जाए माइनस का 0.08 हेनरी, क्योंकि
एल और एम कभी नेगेटिव नहीं होते, सो बिकॉज एल इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए एल की वैल्यू आप 0.08 हेनरी लिखेंगे, माइनस के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस का पूरा खेल बिगाड़ दिया लेंज लॉ ने, है ना। जहाँ लगना है लगता है, जहाँ नहीं लगना है हटाना पड़ता है ना। ये सारा खेल है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करिए उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही।